हेलो एवरीवन। स्नैप वन का एग्जाम आपका कल हो चुका है। कैसे गया? ऑल गुड? आई होप you guys got really really well inputs from all the other YouTube channels about the snap 1 analysis. उसके बेसिस पे मैंने ये LR का फोर्थ वर्कशॉप बनाया है जिसमें आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द सिमिलर क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन स्नैप 1 एग्जाम। तो ये वर्कशॉप आपको स्नैप जिनका स्लॉट 2 में को रहेगा 15th ऑफ दिसंबर एंड जिनका स्लॉट 3 को है 21st ऑफ दिसंबर, उनके लिए बहुत काम का रहेगा। प्रोसेस आपको पता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यही पीपीटी का लिंक आपको शेयर किया गया है। वो पीपीटी पहले डाउनलोड करो। फर्स्ट प्रोसेस, ठीक है। मुझे मेरे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा फीडबैक आया है हु फॉलोड द टाइम स्ट्रेटेजी डिस्कस्ड बाय मी इन द प्रीवियस वीडियोस। क्या टाइम स्ट्रेटेजी है वो? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि 60 मिनट शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइम स्लॉट्स। फर्स्ट विल बी 30 टू 35 मिनट्स जिसमें आपके कम से कम 25 प्लस क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। प्लस आपको आइडिया आ जाएगा कि रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चंस मुझे सेकेंड स्लॉट में सॉल्व करने हैं। सो all the students who applied this strategy were able to solve 48, 50 and up to 54 questions as well with 85 to 90% accuracy। देखते हैं स्लॉट 2 में उनका अटेम्प्ट कितना बढ़ता है। बट आपको भी यहाँ पे वही करना है कि पीपीटी डाउनलोड करो। पहले 30-35 मिनट में 20 से 25 सॉरी एलआर का सेक्शन है, राइट। तो देयर आर 20 क्वेश्चंस ऑन इन दैट पीपीटी। तो पहले ये 20 क्वेश्चंस को आप में कैसे डिवाइड करना चाहिए? 12 मिनट्स जिसमें आप 8 क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करो और बचे हुए 12 क्वेश्चंस में से फाइंड आउट करो और उनको सेग्रीगेट करो एंड सॉर्टिंग करो कि मुझे प्रायोरिटी वाइज कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड इन नेक्स्ट 8 मिनट्स यू कैन डेफिनेटली सॉल्व द रिमेनिंग 8 क्वेश्चंस। ठीक है? सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व। Okay, guys. So let's begin with the solution. Oh, before we begin with the solution, ये जो 499 का mock test है, this is now available at 399 and it is also updated on the lines of Snap Mock 1 और Snap Slot 1। ठीक है? जो सरप्राइज एलिमेंट्स थे जो आपको हमारे स्नैप एनालिसिस के लाइव सेशन की वीडियो में पता चल जाएगी अनिकेत सर के, तो वो सरप्राइज एलिमेंट्स आर आल्सो कवर्ड इन दिस स्नैप मॉक। तो चलो हम लोग पहले क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं वन बाय वन। इजी इजी क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर सीरीज 2, 3, 8, 27 एंड 112। सो कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर सीरीज। क्या है यहाँ पे डिफरेंसेस? 1, 5, दिस विल बी 19। ओके, तो ये नहीं है लॉजिक। यहाँ पे लॉजिक क्या लगेगा आपका? ओके, वेरी इजी नंबर सीरीज। ओके, जैसे यहाँ पे लॉजिक लगाया है उन्होंने, 2 इंटू 1 प्लस 1 गिव्स मी 3, इंटू 2 प्लस 2 गिव्स मी 8, इंटू 3 प्लस 3 गिव्स मी 27, इंटू 4 प्लस 4 गिव्स मी 112। तो अभी आगे का नंबर क्या रहेगा आपका? 112 इंटू 5 प्लस 5 गिव्स मी 100 इंटू 5 इज 500, 12 into 5 is 60. So 560 plus 5 is equal to 565. That's pretty simple. Correct? Question number 2. Which among the following options will replace the blank in the series below? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Okay. So there is an error in this question. ये शायद वो PPT में भी रहेगा. So there is a blank. Okay, यहाँ पे typo error हो चुका है. There is a blank over here between G, H, I, J and Y, Z. तो वो blank में मुझे क्वेश्चन एलिमेंट कौन सा आएगा ये फाइंड आउट करना है। ठीक है? सो A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। तो यहाँ पे एक्चुअली K, L, M, N आने के बाद आप O, P, Q, R, S लिखोगे। सो 3 एलिमेंट्स लिखे, 3 एलिमेंट्स स्किप किए, 4 एलिमेंट्स लिखे, 4 एलिमेंट्स स्किप किए। तो आगे 5 एलिमेंट लिखोगे एंड देन T, U, V, W, X स्किप करने के बाद you will write Y, Z। That's why which is the missing element in the series? It is O, P, Q, R, S। ठीक है?
Question number 3 and 4. Swati, Nikita, Hina, Vaishnavi, Divya were chosen by a marketing company to record reels on 5 different. तो ये influencers है, Insta influencers है on 5 different products. The 5 products were Biba Hug, Mommy Mars, Salt, Ship, and Goggles. The ladies were all top reel stars and specified their choices of products as follows. Swati and Nikita would not record for Ship and Biba Hug. Okay. So Swati and Nikita would not record for Ship and Biba Hug. ठीक है. नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है कि हीना वांटेड टू रिकॉर्ड फॉर गॉगल्स. ओके, तो इसमें स्वाति, निकिता, हीना, वैष्णवी एंड दिव्या. तो इसमें से मुझे जिसका जिसका डेटा पता चल रहा है वो एटलीस्ट लिखते चलते हैं. सो हीना वांटेड टू रिकॉर्ड फॉर गॉगल्स. सो गॉगल्स एंड हीना चले गए. Mommy Mars was chosen by one of the two real stars who refused to record for both Vibahag and Ship. So, would not record for Ship and Vibahag. So, स्वाति और निकिता में से एक ने मॉमी मार्स को चूज किया क्योंकि मॉमी मार्स वाज चोजन बाय वन ऑफ द टू रील स्टार्स हु रिफ्यूज टू रिकॉर्ड फॉर बोथ बीबा हग एंड शिप. तो जिन दो लोगों ने बोथ बीबा हग एंड शिप रिफ्यूज किया उसके लिए रिकॉर्ड करना, उनमें से ही एक ने मॉमी मार्स को सिलेक्ट किया हुआ है. तो इधर स्वाति और निकिता इज रिकॉर्डिंग फॉर मॉमी मार्स. करेक्ट. Correct. So Mommy Mars is gone and either Swati or Nikita is going to record for that particular product. Salt was chosen by Nikita. So if Salt is chosen by Nikita, Nikita cannot record for Mommy Mars and that's why Nikita will be recording for Salt. So Salt भी गया and Nikita भी गई and Swati भी गई. Now I am left with two brands, Biba Hug and Ship. And I am left with two influencers, Vaishnavi and Divya. आगे देखते हैं. Vaishnavi had just one demand and that was she would in no case record for Biba Hug. So Vaishnavi अगर Biba Hug के लिए record नहीं कर रही है, so she is now left with only one brand which is she. And Divya will record for Biba Hug. So what are the questions? Who recorded for Biba Hug finally? Divya. And which brand did Vaishnavi record for? Ship. तो दो क्वेश्चंस थे, थोड़े से लेंदी बोल सकते हो, लेकिन बीच में दोनों क्वेश्चंस पढ़ने के बाद भी आप बीच में सॉल्व नहीं कर सकते. आपको पूरे के पूरे सेट को एंड तक लेके जाना पड़ेगा. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेट. व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क. तो ऐसे इसमें पहले तो क्वेश्चन मार्क ढूंढना ही डिफिकल्ट हो जाता है. यहाँ पे लकीली आपका बॉटम राइट कॉर्नर. क्या लॉजिक है? तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि रो वाइज जो एडिशन है वो मुझे मैच करना है. जैसे 2 + 1 is 3, 2 + 2 is equal to 4, देन 2 + 2 + 2 + 1 is equal to 7. लेकिन ये 7 क्यों आया? बिकॉज दैट इज द एडिशन ऑफ प्रीवियस टू रोज विच इज इक्वल टू 3 + 1 3 + 4 7. देन 1 + 1 2 + 2 4 + 4 8 + 3 11. हाउ इज दिस 11? 7 + 4 is equal to 11. करेक्ट. देन 7 + 11 मस्ट बी इक्वल टू 18. सो ये सबका एडिशन मेरा 18 आना चाहिए. आ रहा है. 2 + 3 5 + 3 8 + 4 12 + 3 15. सो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? इज दिस क्लियर? यहाँ पे ऑप्शंस लिखना हमारा टाइपिस्ट भूल गया रहेगा, बट 3 इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5. 6. Sarita has two sons, one of whom is Tarun. Also, the mother of Palak has only two sons, Taru and Apak. Oh, ठीक है. So, यहाँ पे लिखता हूँ कि Sarita has two sons and one of whom is Taru. So, Sarita has two sons, one of whom is Tarun, and also the mother of Palak has two sons and one of them is Taru. So, the second son must be Akash क्योंकि Tarun and Akash are siblings and they are also the siblings of Palak क्योंकि mother of Palak has two sons. मतलब mother of Palak is Sarita who has two sons Tarun and Akash. And how is Palak related to Sarita? So, she must be the daughter of Sarita. It's that simple.
कभी कभी स्नैप एग्जाम में थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट दैट डज नॉट मीन द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट और द पेपर इज डिफिकल्ट. ओके, व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू स्टिक द क्वेश्चन टिल द एंड. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. There are three candles with their lengths in the ratio 1:2:3. Every other dimension is the same for all the candles. They are lit in such a way that when the second candle has been lit, the first candle had been reduced to half its original length. अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा समझ के चलो. ठीक है. So let us say there are three candles with their lengths in the ratio 1:2. Candle A, candle B, candle C. 1:2:3 के रेशियो में उनका लेंथ था. तो इसका लेंथ है सपोज करो L, B का रहेगा 2L, तो C का रहेगा 3L. अभी क्या बोला है? They are lit in such a way that when the second candle has been lit, the first candle had been reduced to half its original length, and when the third candle is lit, the second candle is half its original length. Burning ratio क्या है तीनों का? The total time taken for all the candles to totally burn out is 9 hours. Total time taken for all the three candles to totally burn out is 9 hours. अभी ध्यान देना. जब आपने सेकेंड कैंडल को लीट किया तो फर्स्ट कैंडल वॉज रिड्यूस्ड टू हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ. सो फर्स्ट कैंडल जब L/2 हो गई थी या फिर L/2 बची थी, तब आपने सेकेंड कैंडल को लीट किया. थर्ड कैंडल को अभी तक आपने मैचस्टिक नहीं लगाया हुआ है, लेकिन सेकेंड फर्स्ट कैंडल आपका कभी ना कभी जीरो हो जाएगा. तो सेकेंड कैंडल आपका एल जब बची थी, हाफ सेकेंड कैंडल जब बर्न हुई थी, करेक्ट. एंड व्हेन द थर्ड कैंडल इज लिट, सेकेंड कैंडल इज हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ. ओरिजिनल लेंथ ऑफ सेकेंड कैंडल वाज 2L. जब वो आधी जल चुकी थी, तब आपने तीसरी कैंडल जलाई विच इज इक्वल टू 3L. करेक्ट. एंड नाउ दिस विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम टू बर्न कंप्लीटली. तो एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स आपके कितने बर्न हुए आप काउंट कर सकते हो. यहां से आगे पूरे 3L. करेक्ट. यहां से यहां तक आपकी कितनी कैंडल बर्न हुई? 1L. समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां से दिस पॉइंट से लेके दिस पॉइंट तक कितनी कैंडल बर्न हुई? 2L माइनस 1L. 1L. तो यहाँ पे टोटल कैंडल्स बर्न्ड आर 3L प्लस दिस 1L इज 4L. एंड यहां से यहां तक दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड ऑब्वियसली दिस इज द एंड पॉइंट. सो 2L का सेकंड कैंडल, कैंडल बी जब आपने लीट किया तो फर्स्ट कैंडल आपकी हाफ जल चुकी थी. मतलब यहां से यहां तक कितनी कैंडल बर्न हुई? L/2. सो टोटल अमाउंट ऑफ कैंडल्स बर्न्ड इज L/2 प्लस 1L प्लस 3L इज इक्वल टू 4L or 4.5L. Correct. Total number of candles burnt was 4.5L. एंड इतनी कैंडल्स बर्न करने को मुझे टोटल 9 आवर्स लगा. देन assume that the candles are lit in increasing order lengths. Then in how much time does the longest candle completely burn? तो 4.5L कैंडल बर्न होने को मुझे 9 आवर्स लगा, मतलब 9 आवर्स. सो सिंगल L कैंडल बर्न होने को 2 आवर्स लगेगा. देयरफॉर 3L कैंडल बर्न होने को 6 आवर्स लगेगा. क्लियर? थोड़ा सा मैथमेटिक्स इंक्लूडेड था इसमें, बट इट वाज डूएबल. थोड़ा सा लेंदी था. सो फर्स्ट राउंड में आप इसको नहीं करोगे, ये समझ के चलना. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8. Rashmi is fourth from the front in a queue while Raj is fifth from the end and there are two people between the two of them. दो तरीके हो सकते हैं इसके. मैं मेरे बैच में हमेशा पढ़ाता हूँ कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो, जितने पॉसिबल ऑप्शन है उतने सब ओपन रख के जाना एंड बाद में एलिमिनेट करते जाना. आपका स्पीड बहुत बढ़ेगा. ये MBA CET के लिए बहुत काम का तरीका है. प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली. कि रश्मि इज फोर्थ फ्रॉम द फ्रंट. सो फर्स्ट इसमें तीन लोग आगे हैं रश्मि के एंड राज इज फिफ्थ फ्रॉम द एंड. राज के पीछे चार लोग हैं, इसलिए राज फिफ्थ फ्रॉम द एंड है. एंड देयर आर टू पीपल बिटवीन द टू ऑफ them. इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है. दिस इज फ्रंट एंड. ये किसने बोला है कि रश्मि ही राज के आगे खड़ी होनी चाहिए?
जरूरी नहीं है, राइट? राज भी रश्मि के आगे जाके खड़ा हो सकता है. दैट मीन्स if there are 1, 2 and 3 individuals in front of Rashmi and there are 4 individuals behind Raj. So, and if there are 2 individuals between Raj and Rashmi, and if I assume that Raj is the first person to start in the row, so 1, 2, 3 and 4, there is only one person behind Rashmi. अभी ये स्टेटमेंट को फिर से पढ़ो, ठीक है? कि रश्मि इज फोर्थ फ्रॉम द फ्रंट एंड, 1, 2, 3, 4, करेक्ट? Raj is fifth from the back end. 1, 2, 3, 4, 5. And there are two individuals between the two of them. Right. So, what can be the number of people in the queue if it is known that the number of people is the least possible? तो यहाँ पे अगर maximum possible number of people बोला रहता, then it would have been 11 and it is also in the option. But उसने पूछा है कि what is the least possible number of people? So this is the option and the correct answer is option number 1, which is 5. 1, 2, 3, 4, 5. Correct? You can pause the video to understand or rewind this video to understand this concept again. Question number 9. 7 university cricket players has to be honored at a special gala dinner. The player will be seated on the dais along one side of the rectangular table. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. One side of the rectangular table मतलब क्या है? Linear arrangement है. A and G have to leave the dinner early and must be seated at the extreme right end of the table, which is closest to the exit. So I am assuming that this is the exit and A and G must be seated to the extreme right end. So it will be either A and G or G and A. Correct? Again, keep all the options open and then start eliminating them along with the during the course of the solution. B will receive man of the match award and must be in the center chair. So this is the center chair where B will be sitting. C and D, who are bitter rivals for the position of wicket keeper, dislike one another and should be seated as far apart as possible. So C and D must be seated as far apart as possible. So अगर C या D में से एक फर्स्ट अरेंजमेंट में, there are two possibilities which I am proceeding with right now. एक लाइन के ऊपर का एंड एक लाइन के नीचे का. दोनों में दोनों केसेस आएंगे क्योंकि सी अगर अभी दो कौन सी दो प्लेसेस वैकेंट बची है जो एज फार अपार्ट एज पॉसिबल है, एक तो कॉर्नर वाला एंड बी एंड ए के बीच वाला या फिर कॉर्नर वाला एंड बी एंड जी के बीच वाला. दीज आर द ओनली टू पॉसिबल सीट्स विच आर फारदेस्ट पॉसिबल अपार्ट. तो अगर सी यहाँ पे है तो डी यहाँ पे आएगा या तो फिर अगर सी यहाँ पे है तो डी यहाँ पे आएगा. सेम केसेस आर अप्लीकेबल ओवर हियर एज वेल, सी एंड डी और डी एंड सी. एंड फिर उसने बोला है कि ई एंड एफ आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड वांट टू सिट टुगेदर. इनके फिर से दो केसेस आएंगे कि ईदर ई और एफ एंड ईदर एफ और ई. सिमिलरली ईदर ई और एफ, एफ और ई. And now, based on these data, let's try to understand the questions. Which of the following may not be seated at either end of the table? So C can be seated at left hand, D can be seated at left hand, G can be seated at right hand. It is F who will never be sitting at one of the ends of the table. Correct? It is F who will never be sitting at one of the ends of the table. Please understand this. Clear? And which of the following pairs may not be seated together? E and A. Are E and A sitting together in at least one of the cases? No. So this is my answer. Let me just go through the other options. B and D. Are B and D sitting together? Yes. Over here. C and F. Yes. आ सकते हैं साथ में. And G and D. Yes. आ सकते हैं साथ में. So A and E are the two individuals who will never be seated together. Correct? Okay. So before we proceed, I would just get out of the screen. We have already started with the crash course for MBA CET, which is being provided at these prices. अगर आपको इसमें इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, so please contact us on the contact number given below in the description box.
ठीक है, लेट्स मूव अहेड विद क्वेश्चन नंबर 11. Ritesh and Manpreet attended a dinner party at which there were four other couples. Four other couples. So most probably these two are also a couple. ठीक है, Mr. and Mrs. A, B, C and D. As introductions were made, a certain number of handshakes were made. So if I am being introduced to someone else or Mr. A, I'll make one handshake with him. And if I am being introduced with his wife, I'll make as a courtesy one handshake with her as. तो ऐसा उन्होंने बोला कि नो वन शुक हैंड्स विथ हिज और हर स्पाउस. अभी क्राउड में जाके भी अपनी बीवी की या हस्बैंड के अपने स्पाउस का कौन हैंडशेक करेगा यार, राइट? एंड नो वन शुक अनदर पर्सन्स हैंड मोर देन वंस. सो हाउ मेनी हैंडशेक्स वर मेड ऑल टुगेदर? कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है. करेक्ट, NC, तो यहाँ पे आएगा मेरा कि कितने लोग हैं. रितेश एंड मनप्रीत एक कपल है, सपोज करो. देन देर आर मिस्टर एंड मिसेस ए बी सी. सो मिस्टर एंड मिसेस ए, मिस्टर एंड मिसेस बी, मिस्टर एंड मिसेस सी एंड मिस्टर एंड मिसेस डी. करेक्ट. नो कपल शुक हैंड्स विथ ईच अदर. तो ये आर ने कितने लोगों के साथ हैंड चेक किया रहेगा? 1, 2, 3 एंड 4. 4 into 2 8. वैसे ही एम ने 8 लोगों के साथ यूनिक हैंडशेक किए, तो इसके 8 यूनिक हैंडशेक्स, इसके 1 यूनिक हैंडशेक्स. देन ए का आर एंड एम के साथ ऑलरेडी हो चुका है, तो ए विल शेक हैंड विद मिस्टर एंड मिसेस बी, मिस्टर एंड मिसेस सी, मिस्टर एंड मिसेस डी. तो इसके 6 एंड इसके 6. तो बी के कितने आएंगे यूनिक हैंडशेक्स? 4 एंड 4. एंड इसके कितने आएंगे? 2 एंड 2. सो व्हाट इज आस्क्ड, हाउ मेनी हैंडशेक्स वर मेड ऑल टुगेदर? कितना हुआ? 8 6 14, 18 एंड 2 20 प्लस 20 40. Is there anything I'm missing? Am I missing any particular point? No. क्योंकि इसका आंसर आप PNC का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो. क्या है? अगर किसी को समझ में आ रहा है जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, ये मैंने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक बताया आपको. ओके, क्वेश्चन नंबर 12. बहुत ही बढ़िया पजल है, बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग. कि देयर आर 3 टावर्स ए बी सी. आपको क्या करना है? टावर ए से टावर सी में 8 रिंग्स मुझे ट्रांसफर करनी है, टेकिंग द हेल्प ऑफ टावर बी. बट यहां पे वो रिंग्स कैसी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. मुझे वो रिंग्स टावर ए से उठा के टावर सी में उसी ऑर्डर में रखनी है. कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8. करेक्ट. सो उसी ऑर्डर में अगर वो रिंग्स मुझे रखनी है टावर ए से टावर सी में, बट वन बाय वन रिमूव करके, तो डायरेक्ट वन में अगर यहाँ से उठा के यहाँ पे डालो तो इट इज नॉट पॉसिबल. बहुत सिंपल लॉजिक है, आपको समझ में आ चुका है कि व्हाट आई हैव टू डू इज फर्स्ट आई हैव टू पुट ऑल द रिंग्स फ्रॉम टावर ए टू टावर बी इन दिस ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 7 8. का क्या करना है? पूछा क्या है कि मिनिमम हाउ मेनी मूव्स of rings between the towers will it take for you to arrange the rings in tower C? Minimum. स्मार्ट हो ना. मिनिमम अगर करनी है तो 1 से 7 अगर A to B में चले गई, तो मैं 8th रिंग को A to B में रखूंगा ही क्यों, जब वो 8th रिंग आपका डायरेक्टली टावर A से टावर B C के बॉटम में जा सकता है. करेक्ट. सो टावर ए से टावर बी आपकी 7 रिंग्स ट्रांसफर हुई या 7 रिंग्स मूवमेंट हुई. वही 7 रिंग मूवमेंट्स आपकी टावर बी टू टावर सी में भी होगी, और प्लस 1 रिंग मूवमेंट आपकी डायरेक्टली टावर ए से टावर सी में हुई. सो दिस गिव्स मी इन टोटल 15 रिंग मूवमेंट्स. आर वी कूल सो फार? करेक्ट.
Moving forward to a set of 3 questions which is very, very easy and was easily doable. Figures below represents players playing different games. Circle represents number of students or players playing cricket. Triangle represents the number of students playing football. Hockey is being represented by rectangle. Hockey is being represented by rectangle. And fourth sport कौन सा है मेरा? Kabaddi is being represented by square. प्रो कबड्डी लीग चल रहा है वैसे साल में 2 बार होता है इसलिए थोड़ा बोर होता है अदरवाइज स्पोर्ट है बहुत बढ़िया. ठीक है, देख सकते हो आप स्टार स्पोर्ट्स में होता है शायद मैं तो हॉटस्टार पे देखता हूँ. So what is the difference between the number of people playing at most one game? Okay, playing at most one game. So how many number of people are there playing at most one game? 15 and 19. 34 plus these 17 is 51 plus these 21 is 72. And the number of people playing at least 3 games. At least 3 gives me at most 4 as well. Correct? So ऐसे कितने लोग हैं जो 3 as well as 4 games खेल रहे हैं. So 3 is playing, 3 is inside only circle and rectangle. ऐसे कितने नंबर जो 3 फिगर्स के अंदर है कम से कम. So 4 triangle, circle, rectangle. 2 this is not this 1 circle. Yes, correct. So at हाँ और एक 6 भी है. So this gives me 6 plus 6 12 plus 1 30. और कोई है जो एटलीस्ट 3 गेम्स खेल रहा है. 8 is inside 2 figures. इसके बाहर है. 21 तो बाहर ही है. 5 is also inside outside these 2 figures. So 6 6 12 और एक 13. So yes, 72 minus 13 gives me 59. Simple calculation intensive question था. What is the ratio of players playing only cricket and football? Okay, only cricket and football. How many students are playing only cricket and football? 3. 2. Both playing football and kabaddi. यहाँ पे only ये word नहीं use किया हुआ है. That means I can easily consider number of players who are playing other sports along with football and kabaddi, right? सो फुटबॉल एंड कबड्डी मतलब ट्रायंगल एंड स्क्वायर के अंदर आने वाले कंप्लीट नंबर्स मुझे कंसिडर करने पड़ेंगे एंड वो है ये सब विच इज 6 plus 2 8 plus 6 14. So my answer should be 3:14. Correct? Is this very clear to everyone? So only cricket and football restricts me from taking players who are playing cricket and football along with hockey as well as kabaddi. I need to consider players who are playing only and only cricket and football. Not only cricket, not only football, only cricket and football का ही combination मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा. And last question of this set, what percent of the total players play at least 2 games? पहले total number of players मुझे निकालने पड़ेंगे. Correct? Percentage निकालना है वो बात अलग थी. पहले तो total number of players. So 15, 7, 22, 25, 29, 31, 37, 44, 54 plus 5, 59, 60, 63, 73, 82, 90 and 111. What percent of total players play at least 2 games if the players in the figure are the only players? At least 2 games, correct. So ये 111 में से ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ एक गेम खेलते हैं उनको माइनस कर दो. ठीक है, ये सब ऐड करने से बेटा. So 21 plus 19, 40 plus 50, 55 plus 17 gives me 72. So if I subtract 72 from 111, I will get 28 plus 11 is equal to 39. So 39 is what percent of 111? It should be close to 35.13 क्योंकि 39 का multiply by 3 अगर मैं करूँ तो 117 होता है. So even if this is 39, this would have been upon 39 upon 117 multiplied by 100, it would have been 1 by 3 which is 33.33. But ये क्योंकि डिनोमिनेटर थोड़ा छोटा है मेरा ओवरऑल परसेंटेज 33.33 से बड़ा रहेगा which is 35.1. Simple question, no need of calculators. Question number 60.
ये तो और भी सिंपल है। 48, 105, 192, 315, ठीक है। इसमें आपको कंसेक्यूटिव डिफरेंसेस निकालने हैं। 48 एंड 105 का डिफरेंस है 55 प्लस 2 57। 105 एंड 192 का डिफरेंस है 87। 192 एंड 315 का डिफरेंस है 200, 115 प्लस 8 123। मुझे स्टूडेंट्स ने बताया उसके हिसाब से यहाँ पे लेवल 2 का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, विच इज 30, और ये होता है मेरा 23 प्लस 13 इज इक्वल टू 636। तो यहाँ पे अगर थर्ड लेवल 3 का डिफरेंस निकल के वो 6 पे जाता है, तो 123 एंड आगे वाले नंबर में डिफरेंस होना चाहिए 42। दैट मीन्स 123 प्लस 42 gives me 165, and if I add this 165 in 315 I will get 480. so this should be the answer, ऐसे मेरे बच्चों ने मुझे वर्कशॉप में बताया था। क्वेश्चन नंबर 17, 6 students A, B, C, D, E, F take a test. B scores 7 more marks than D, but is not the highest scorer. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. This will be the highest scorer and this will be the lowest scorer. Clear? So A, B, C, D, E, F take a test. B scores 7 more marks than D, but is not the highest scorer. So B scores 7 marks than D, but is not the highest scorer. आई डोंट नो वेदर बी इज सेकेंड और थर्ड और फोर्थ, आई डोंट नो, ठीक है। तो मैं बस अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग द एग्जैक्ट पोजीशंस एज वेल, आई इरेज दिस। आई जस्ट नो दैट बी इज नॉट द हाईएस्ट स्कोरर, but is not. A scores 3 marks less than F, but 5 marks more than E. So A scores less than F, but more than E. ठीक है। D scores 5 marks more than A, but 8 marks less than C. Who is the third highest scorer among them? So B and D का डिफरेंस कितना है? 7 marks and 8 marks less than C. कौन? D. D scores 8 marks less than C. तो यहाँ पे कौन आएगा? C. अभी यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1 मार्क का। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 7 मार्क्स का। इसीलिए C एंड D के बीच में डिफरेंस कितना है? 8 मार्क्स का। Now D and A scores 3 marks less than F, but 5 marks more than D scores 5 marks more than A. F एंड A के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 मार्क्स का। सो F एंड D के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 मार्क्स का, क्योंकि D एंड A के बीच में डिफरेंस कितना है? 5 मार्क्स। सो इज द थर्ड हाईएस्ट स्कोरर, इट मस्ट बी D। कंफ्यूजन हो सकता था D एंड F के बीच में, क्योंकि C इज द फर्स्ट टॉपर, B इज द सेकेंड टॉपर। सो D वॉज थर्ड और F वॉज थर्ड, उसके लिए हम लोग थोड़ा क्लैरिटी में घुसे। क्वेश्चन नंबर 18 and 19. Based on the information given below, a competition requires Rahul to identify the odd weight in a group. बहुत बढ़िया पजल है, बहुत बढ़िया पजल है। यहाँ पे 15 वेट्स दिए हुए हैं, आपको एक पैन दिया हुआ है, जिसको एक तराजू दिया हुआ है, जिसको 2 पैन्स होते हैं। अगर हेवी रहेगा कहीं पे तो वो पार्ट नीचे जाएगा एंड जो लाइट पार्ट है वो लाइट वेट है वो ऊपर आएगा। करेक्ट। आपको 15 वेट्स दिए हुए हैं, उसमें से एक एक ऑड वेट है। अभी वो ऑड वेट हेवी है कि लाइट है, ये मुझे पता नहीं। समझ में आ रहा है? ये ऑड वेट आपका हेवी है कि लाइट वेट है, ये मुझे पता नहीं है। तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई एंड इन हाउ मेनी आइटरेशंस विल यू आइडेंटिफाई? तो फर्स्ट स्टेप आपको करना है, यहाँ पे बहुत डिटेल में ध्यान दो, ठीक है। कि फर्स्ट स्टेप आपको करना है कि ये 15 को 7, 7 एंड 1 में आप डिवाइड करो। ये 7 एंड 7 को एक टाइम पे पैन में रखो। दिस इज माय फर्स्ट आइटरेशन। अगर ये दोनों का वेट इक्वल आया, देन दिस इज द ऑड वेट। लाइट रहे या हेवी रहे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इन दोनों का वेट इक्वल नहीं आया, तो एक तो जो हेवी है वो नीचे जाएगा और जो लाइट रहेगा, ऑब्वियसली इक्वल नहीं है मतलब अनइक्वल है, राइट, दोनों पैन्स का वेट। तो जो जो हेवी है वो नीचे जाएगा, लो लाइट है वो ऊपर जाएगा। लेकिन आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि लाइट वाला ऑड वेट है कि हेवी वाला ऑड वेट है? तो उसके लिए आपको सेकेंड आइटरेशन लगेगा, जहां पे यहाँ पे सपोज करो इक्वल नहीं है, ठीक है। जहां पे आपको ये समझ में आएगा कि दिस वन इज डेफिनेटली नॉट द ऑड वन, ठीक है। ये जो वन वाला था, दिस इज डेफिनेटली नॉट द ऑड वन।
ये दोनों में से किसी में तो भी मेरा ऑड वेट है। तो सबसे पहले मैं 7 वाले को उठाऊंगा, इसको 3, 3 और 1 इसमें डिवाइड करूंगा। 3, 3 और 1 इसमें डिवाइड करूंगा, करेक्ट। एंड वेदर द इट हेवियर और लाइटर दैन द अदर वेट्स। तो अभी अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया, इसमें भी फिर से वही केस आएगा, अगर इक्वल रहा तो दिस इज द ऑड वन ऑब्वियसली। अगर इक्वल नहीं रहा तो क्या करना है कि मुझे ये तीन तीन को फिर से 2 + 2 में डिवाइड करना है, सॉरी, इन तीनों में से एक को लेके 1, 1 एंड 1 में डिवाइड करना है, राइट। इन तीनों में से एक को लेके 1, 1, 1। अभी सपोज करो, ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान दो कि मेरा ऑड वेट अगर लाइट है कि हेवी है मुझे पता नहीं है, राइट। इसीलिए मुझे एंड तक जाना पड़ेगा। अगर ये दोनों इक्वल रहे तो दिस इज ऑड, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई विच वन इज ऑड, राइट? हाउ विल यू आइडेंटिफाई विच वन इज ऑड? द लाइटर वन इज ऑड और हेवियर वन इज ऑड। उसके लिए आपको और ये हो गया एक आइटरेशन फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड आइटरेशन, ये हो गया थर्ड आइटरेशन। उसके लिए आपको और एक आइटरेशन करना पड़ेगा कि सपोज करो दिस इज द हेवियर वन एंड दिस इज द लाइटर वन। तो इसका और इसका या तो फिर इसका और इसका और एक आइटरेशन आपको करना पड़ेगा टू आइडेंटिफाई वेदर दिस वन इज इक्वल टू दिस और दिस वन इज इक्वल टू दिस। और कौन सा है समझ में कैसे आएगा? आर यू इज गेटिंग माई पॉइंट? करेक्ट। तो ये मेरे हो गए 1, 2, 3 और फोर्थ आइटरेशन, करेक्ट। 1, 2, 3 और फोर्थ आइटरेशन, ठीक है। अज्यूम करो कि ऑड वेट मेरा इसमें नहीं इसमें है, तो उसके लिए भी आपको उतने ही आइटरेशंस करने पड़ेंगे। सो इन टोटल आपको 4 आइटरेशंस करने पड़ेंगे टू आइडेंटिफाई वेदर द वेट इज लाइट, वेदर द ऑड वन वेट इज लाइटर और हेवियर देन द अदर्स। उसी का अपग्रेडेड वर्जन यहाँ पे गए कि राहुल स्टार्ट्स विद 30 वेट्स एंड इट इज टोल्ड दैट द ऑड वेट इज लाइटर देन द रेस्ट। अभी मुझे पता है कि ऑड वेट इज लाइटर देन द रेस्ट, तो जो ऊपर जा रहा है उसी में मेरा ऑड वेट होना चाहिए। बट अभी मेरे पास 30 वेट्स है, तो क्या करेंगे? तो मुझे पहले 30 वेट्स को 2 पैन में रखना पड़ेगा और जो ऊपर जा रहा है उसी में ऑड वेट है, बाकी के 15 मैं साइड में रख दूंगा। तो पहले जो मेरे पास 15 बचे वो 15 को मैं फिर से ये प्रोसेस से लेके जाऊंगा। लेके अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट आइटरेशन में आपने क्या किया, 15 एंड 15 लिखा, जिसमें लाइटर वेट है वो उनको मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा। लेकिन इसमें अभी कितने वेट्स लगेंगे, ये इसको अगर मैंने कैरी फॉरवर्ड किया तो ये 15 को मैं डिवाइड करूंगा 7, 7, 1 में। इन दोनों का अगर वेट सेम आया तो दिस इज द लाइटर वन। अगर इन दोनों में से एक का वेट ऊपर चले गया तो दिस इज द लाइटर वन, मतलब इसको मुझे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। सो थर्ड आइटरेशन में मैं रखूंगा 3, 3, 1। अगर दोनों का वेट इक्वल आया तो दिस इज द ऑड वन। अगर दोनों में से ये अगर ऊपर चले गया फिर से, सो दिस इज द लाइटर वन। तो फोर्थ आइटरेशन में मैं चेक करूंगा 1, 1 एंड 1, करेक्ट। तो यहाँ पे भी मुझे 4 ही आइटरेशंस लगेंगे। ध्यान से समझो ये क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, FRUIT is coded as, ओके, तो आपको कोडिंग से समझ में आ रहा है कि दिस इज F ABCD EDIT ADKL MNOP 16, QR is 18, STU is 21, I तो मुझे पता है 9 एंड T मुझे पता है 20। तो उसने पूछा है कि विच वर्ड विल बी कोडेड एज दिस। तो ये कोड वर्ड का जो कोड है वो उन्होंने रिवर्स ऑर्डर में प्लेस किया हुआ है। सो फोर्थ लेटर विल बी, फोर्थ नंबर का लेटर विल बी द फर्स्ट वन। सो डी से स्टार्ट होने वाला मेरा सिर्फ एक ही ऑप्शन है। दैट्स व्हाई आई विल नॉट इवन गो अहेड विथ द रिमेनिंग लेटर्स, ठीक है। सो ऑन दीज लाइंस यू कैन एक्सपेक्ट स्नैप टू प्लस। आपको ये 4 लेक्चर का एलआर का जो वर्कशॉप सीरीज था ये कैसे लगा, ये मुझे फीडबैक देना आप कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आई शुड बी कमिंग अप विद मोर सच नंबर ऑफ लेक्चर्स टिल स्नैप 3, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताते रहो, ठीक है। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतना हमें पता चलेगा कि बहुत ज्यादा लोग हैं जो स्नैप 2 एंड स्नैप 3 और देने वाले। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट।